अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही सिंपल सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, बल्कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ अबाउट बेल्जियम, यानी यूरोप का एक कंट्री है बेल्जियम। इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में कि कैसे डेवलप हुआ, ये सब शेयर करने जा रही हूँ। जैसे आप लोग देखते हैं कि बेल्जियम या यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं वेल डेवलप्ड हैं, मतलब तरक्की याफ्ता हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई क्राइम नहीं होता और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ हमें मिल जाती हैं ईज़िली। सिक्योर लाइफ है, इंडिपेंडेंट लाइफ है। बट क्या ये पहले भी ऐसे ही था और ये किस तरीके से इस लेवल तक पहुंचा है, मैं इस बारे में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप पाकिस्तान के हालात से तो अच्छी से वाकिफ़ ही होंगे, कितनी क्राइम्स होते हैं और कितनी करप्शन है पाकिस्तान में। लेकिन 70 साल से भी ऊपर हो गए हैं और अभी तक पाकिस्तान के हालात चेंज नहीं हुए हैं। खैर, ये तो पाकिस्तान की बात थी। अब बेल्जियम की बात करें तो क्या बेल्जियम जैसा अभी आपको वेल डेवलप नज़र आ रहा है, क्या ऐसे ही था? जी बिल्कुल भी बेल्जियम इस तरह का नहीं था। बेल्जियम असल में 1830 यानी कि 18th सेंचुरी के अंदर जो है आज़ाद हुआ था। किससे हुआ था? नीदरलैंड से, यानी कि जो पड़ोसी मुल्क है हमारे पास बेल्जियम का, हॉलैंड, उससे इसने आज़ादी हासिल की थी। बेल्जियम को उससे पहले जो है लंदन ऑफ हॉलैंड कहा जाता था या नीदरलैंड कहा जाता था, क्योंकि ये जो था हॉलैंड का ही एक हिस्सा था। और इन लोगों ने 1830 के अंदर आज़ादी हासिल की थी लड़ाई झगड़ा करके। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूँगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान है। 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए थे। दो अलग अलग मज़हब के लोग थे, दो अलग अलग कल्चर थे दोनों के, तो इस वजह से दोनों अलग हो गए थे। तो यहाँ पर जो था ये कल्चर की वजह से या इनकी जो है दो पार्टीज़ थी उस वजह से अलग हो गए थे। यानी कि कोई भी कंट्री हो उसके अलग होने की यही रीज़न होती है कि जब दो ग्रुप्स जो हैं आपस में अलग अलग हो जाते हैं और उनकी आपस में नहीं बनती है तो वो लोग फिर लड़ झगड़ के अलग हो जाते हैं। ऐसा यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर हुआ है, क्योंकि 16वीं सदी में उस वक्त जो थे बहुत कम कंट्रीज़ थे यूरोप के अंदर। तो उसके बाद होते होते बस ऐसे ही हुआ कि दो दो तीन तीन ग्रुप्स बनते गए और कंट्रीज़ जो हैं वो बनती चली गई। और इस तरीके से अब जो है 27 कंट्रीज़ जो हैं ये यूरोप में है और यूरोपियन यूनियन में 27 से थोड़ी कम है। रशिया के साथ भी यही हुआ है। यूक्रेन और चनिया लड़कर जो है रशिया से अलग हो गए थे। फिर उसके बाद यूक्रेन भी अलग हो गया था। तीन अलग अलग कंट्री बन गए इस तरीके से, और तीनों की एक जैसी लैंग्वेज है। खैर, ये बात तो रशिया की थी। बेल्जियम की बात करती हूँ। 1830 के अंदर बेल्जियम जो था हॉलैंड से अलग हो गया था। अलग तो हो गया था, आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी बेल्जियम के पास आज़ादी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि बेल्जियम के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं या दो तरह के फ़िरक़े हैं, जिसे आप कह सकते हैं लाइक फ्लेमिश एंड कैथोलिक। जैसे पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी है ना, तो इस तरीके से कैथोलिक और फ्लेमिश हैं। तो मुझे तो ये नहीं पता कि कौन से सुन्नी है कौन जो है शिया है, बट इतना हमें पता है कि कैथोलिक जो है थोड़ी सी मतलब स्टेटस वाली ज़ात है और ये लोग थोड़े प्राउडी होते हैं, थोड़े अमीर भी होते हैं। तो ये ज़्यादातर फ्लेमिश के ऊपर जुल्म करते हैं। जी 1830 में यही होता था कि ये लोग अमीर थे और स्टेटस वाले थे, तो ये फ्लेमिश लोगों पर जुल्म करते थे। जुल्म किस तरह का होता था कि लाइक जितने भी फ्लेमिश के लोग थे उसमें औरतें, बच्चे और जवान मर्द वगैरह सब के सब 12-12, 14-14 घंटे काम करते थे, क्योंकि इन लोगों ने उस वक्त फैब्रिक की एक फैक्ट्री लगाई हुई थी और एक फैक्ट्री के अंदर ही वो हर तरह के लोग जो है यहाँ पे वर्कआउट करते थे। यानी कि चाइल्ड लेबर भी यहाँ पर होता था। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे अगर छोटे छोटे से हैं, 5 साल तक के बच्चे स्कूल जाते थे। उसके बाद 6-7 साल से बच्चे जो है इधर ही फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू कर देते थे और फैक्ट्री में जस्ट इनको 2 यूरोस जो है पर डे मिलते थे। 2 यूरोस उस वक्त तो खैर वैल्यू होगी 2 यूरोस की, लेकिन आजकल तो कोई वैल्यू नहीं है 2 यूरोस की। तो इनको बस इतने से पैसे मिलते थे और ज़रा सी कोई मिस्टेक होती थी तो इनके ऊपर पेनल्टी लग जाते थे, कभी 10 सेंट, कभी 20 सेंट, कभी 1 यूरो का, इस तरीके से। और इतने से पेनल्टी के ऊपर ये बड़े परेशान हो जाते थे, बहुत परेशान रहते थे फ्लेमिश लोग ना। इनके ऊपर बहुत जुल्म होता था। 12-12, 14-14 घंटे बगैर किसी आराम के ये लोग जो है काम करते थे। और फिर फ्लेमिश लोगों का ये भी मसला था कि इनके पास रहने को ढंग के घर नहीं थे, ना खाने को इतना पैसा वैसा होता था। तो ये बस नॉर्मल सी पोटैटोज़ वगैरह खाते थे, सैंडविचेस खाते थे। और इनके घर भी इतने ख़ास नहीं थे, छोटे छोटे घर थे। और इनके यहाँ कोई फैमिली प्लानिंग के लिए कोई वर्कआउट नहीं होता था। जैसे कि मतलब कि जब दिल चाहे बच्चे पैदा कर लो, और मर्द को मतलब फुल इजाज़त थी को अपनी वाइफ के ऊपर जो है कोई भी जुल्म कर सकता है, कुछ भी कह सकता है उसको। और वाइफ को बिल्कुल भी कोई वैल्यू हासिल नहीं थी, यानी कि एक औरत का कोई मुकाम नहीं था। उसको बस यूज़ किया जाता था। एक शौहर अपने लिए यूज़ करता था, उससे बस बच्चे पैदा कराता रहता था। 10-10, 12-12 बच्चे होते थे औरतों के। औरत अगर कुछ बोल भी रही होती थी तो मर्द उसको खामोश करा देता था कि मतलब औरत को कोई हक ही हासिल नहीं था उस वक्त ना। और कैथोलिक लोग जो थे ये इन पर ठीक ठाक जुल्म करते थे, अपने पैसों के खातिर इन लोगों के ऊपर जुल्म करते थे। इन लोगों को बिल्कुल भी आराम करने नहीं देते थे। ये लोग बीमार हो जाते थे। यहाँ ठंड भी बहुत होती थी और अभी भी बहुत होती है। तो ये लोग जो है जस्ट इनका ये था कि ठंड में मर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं उल्टा पुल्टा, किसी को कोई फ़िक्र नहीं थी, यानी कैथोलिक को कोई फ़िक्र नहीं थी।
जो इतने जुल्म होते थे उस दौरान 1930 आई थिंक था या 1900 कुछ था। तो जब एक डैंस नाम का कैथोलिक फादर आया था, फादर मतलब पादरी जिसे कहते हैं जो चर्च के अंदर होते हैं नॉर्मली, वो दूसरे सिटी से एक अल सिटी के अंदर आया था और उसने फिर नोटिस करना शुरू किया कि फ्लैमिश लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। वो था तो एक्चुअली कैथोलिक लेकिन बहुत अच्छा इंसान था। तो उसने जब नोटिस किया कि फ्लैमिश लोगों पर जुल्म हो रहा है, उनके पास खाने को भी नहीं होते, ठंड से मर जाते हैं, मतलब सारी सिचुएशन का उसने नोटिस लिया। तो उसने फिर एक काम किया कि उसके भाई का था न्यूज़पेपर का पब्लिशमेंट था, यानी कि न्यूज़पेपर पब्लिश करता था डेली बेसिस पे। तो उसने उस न्यूज़पेपर में लिखना शुरू कर दिया। जब उसने लिखना शुरू किया तो उसने एक्चुअल में जो एक पॉलिटिशियन टीम है ना, उन लोगों को लेटर भेजा कि इन लोग के ख़िलाफ़ जो है आप कोई कार्रवाई करें या इन लोग को नोटिस दें, इन लोग को देखें आकर कि ये कैथोलिक लोग जो हैं वो कितना जुल्म कर रहे हैं इन फ्लैमिश के ऊपर। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कैथोलिक टीम होती है वो फैक्ट्री के अंदर फ़ीमेल्स को वर्क अलाउ करते हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स को हाफ़ पेमेंट दी जाती थी उस दौर में, और जो मर्द हज़रात हैं उनको फैक्ट्री में काम करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। और फिर इनके मर्द हज़रात का क्या काम था उस दौरान, जब इनको काम बंद हो गया था इनका, यानी औरतें सिर्फ काम करने जा रही थी और मर्द नहीं करते थे, मर्द सारे सिर्फ शराब खानों में बैठे रहते थे और कोई काम नहीं होता था कि इंसान कुछ और काम कर ले, घर देख ले, नहीं कुछ नहीं था। तो उस दौरान इन्होंने ये सब किया, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में भी ये लोग बताते हैं कि यही हालात चल रहे थे कि औरतों के ऊपर जुल्म होता था, औरतों से काम कराया जाता था। तो औरतें परेशान हो गई थी कि औरतें सारा दिन एक तो फैक्ट्री में जाके पैसा कमाएं और दूसरा ये है कि अपने घर को भी देखें, बच्चे भी संभालें, और मर्द हज़रात सिर्फ शराब खाने में पड़े रहे। तो इस दौरान हुआ क्या है कि जो इनके पॉलिटिशियंस थे, मतलब जो बड़े लोग थे जिन्होंने मुल्क चला रहे थे, वो लोग आते हैं फैक्ट्री, वो लोग लेटर भेज देते हैं पहले। इनके अभी भी यही रूल है, पहले भी यही रूल था कि जब कोई किसी को चेक करना आता है ना, तो वो लेटर भेज देता है कि हम आपको इस तरह से चेक करने आएंगे। तो जब उन्होंने लेटर भेजा कैथोलिक पार्टी के पास तो वो लोग परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि एक एक मशीन पे 3-3 4-4 लेबर वर्कर को रखते हैं फीमेल्स को, तो ये लोग सिर्फ एक ही लेबर को रखेंगे एक मशीन के ऊपर, जो कि कपड़ा बनाने की मशीन थी, ठीक है। और जो चाइल्ड्स थे ना, उन लोगों को उन्होंने क्या किया था कि सबको एक बड़ा सा वहाँ पर एक कमरा था उसके अंदर बंद कर दिया था, जो कि फैक्ट्री के अंदर ही था, क्योंकि वो तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आए थे जो चेक करने आई थी टीम। तो इतने में क्या हुआ, वो टीम जो है चेक करने के लिए आई, तो वहाँ पर एक लड़की होती है बहादुर सी, वो उस टीम को बताने की कोशिश करती है कि ये लोग हमारे साथ इस तरह जुल्म कर रहे हैं, हम लोग खाते भी नहीं है, ना सो पाते, सुकून से आराम भी नहीं कर पाते, हम लोग मर जाते हैं गरीबी से, भूख से परेशान होकर। और वो बताती कि बच्चों को इसने इस रूम में बंद किया है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ जो मैं शुरू में बताना भूल गई, कि बेल्जियम में शुरू से जो है 2 लैंग्वेजेस थी, एक फ्रेंच थी और दूसरी थी फ्लैमिश यानी कि डच। जो ये कैथोलिक लोग होते ना, ये फ्रेंच बोलते थे, और जो ये दूसरे फ्लैमिश लोग हैं ये डच बोलते थे, और फ्लैमिश वाले आज भी डच ही बोलते हैं। तो इन लोगों को फ्रेंच आती थी, इन लोगों को डच समझ नहीं आती थी। अच्छा, इनकी फैक्ट्री को कौन रन कर रहा था, वो फ्लैमिश का ही एक आदमी, मतलब जिसे कहते हैं लालची या जिसे कहते हैं कि दगाबाज, तो वो रन कर रहा था, क्योंकि वो ही जो था फ्रेंच और डच दोनों जानता था, और वो जो है जुल्म करने में साथ देता था फ्लैमिश लोगों का, कैथोलिक लोगों का, ठीक है। तो उसको पता था कि लड़की जो है इस लैंग्वेज में हमारे ऑफिसर्स को कुछ बताने की कोशिश कर रही है और हकीकत बता रही है असल में। तो वो फिर जो कि कैथोलिक होते हैं उनको फ्रेंच आती थी, तो वो उस लड़के से पूछते हैं, फैक्ट्री का जो ऑनर होता है, मैनेजर होता है, तो वो मैनेजर कह देता है कि ये आपकी तारीफ़ कर रही है, मतलब झूठ बोल देता है, क्योंकि उसे पता था कि उनको जो है फ्रेंच आती है, डच नहीं आती, और लड़की को फ्रेंच नहीं आती, डच आती है। लेकिन लड़की को पता चल जाता है कि इसने झूठ बताया, तो उस पर भी पेनल्टी लग जाता है। मतलब ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कैथोलिक लोगों को ठीक करने की, लेकिन नहीं कर पाते। डांस जो होता है वो पादरी बहुत कोशिशें करता है, उनके ख़िलाफ़ जो है को बहुत कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग यानी ये कैथोलिक की जो पूरी पार्टी होती है ना, वो डांस के ख़िलाफ़ हो जाती है, लेकिन फ्लैमिश वाले डांस को सपोर्ट करते हैं। फिर डांस जो है वो सोचता है कि मैं जो हूँ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूँ, मतलब मैं भी, यानी कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, और वो चाहता है कि वो इलेक्शन जीत जाए ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए यहाँ का, बेल्जियम का, और फिर वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए लड़े और फ्लैमिश वालों को उनके सारे जो हुकूक दिलाए। तो नॉर्मली वो जीत जाता है, सारे के सारे वोट्स उसी को मिलते हैं, क्योंकि फ्लैमिश के जो गरीब लोग होते हैं वो उसी को वोट देते हैं। इस तरह से डांस जो थी ये एक मुहिम बनाई थी, यानी कि उसने उन लोगों के लिए, फ्लैमिश लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, और उन लोगों को उनके हुकूक उस वक्त दिलवा दिए थे। लेकिन फिर भी कैथोलिक जो थी डांस के पीछे पड़ गई थी और उसको बुरा भला कहने लग गई थी, उसकी दुश्मन बन गई थी। डांस जो था, जाहिर सी बात है, एक बुढ़ा इंसान था, वो आगे चल के तो डेथ हो गई थी उसकी, लेकिन सुनने में यही आया है जो उसने ये तहरीक स्टार्ट की थी, इसी तहरीक को लेकर फ्लैमिश लोग चले थे, और आगे चल के इनके यहाँ इनकलाब आया था, यानी रेवोल्यूशन आई थी। और फिर उसके बाद जो था ये बेल्जियम तो आहिस्ता आहिस्ता जो थे
एक वेल डेवलप कंट्री बन गया। वेल डेवलप कंट्री कैसे बन गया कि इन लोगों ने फिर हक के लिए लड़ाई लड़ी, हक के लिए, यानी कि फ्लैमिश लोगों ने अपने हुकूक मांगे कि उनको सही जॉब्स चाहिए, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए, उनको जो है हर घर चाहिए, उनको सर्दियों के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। मतलब कि उन्होंने अपने हुकूक के लिए लड़े। इवन ये कि फ़ीमेल्स भी अपने हक के लिए लड़ी कि हमें कुछ बोलने की इजाज़त नहीं है, हमें बस बच्चे पैदा करने का कहा जाता है, हमें आज़ादी हासिल नहीं है। तो फ़ीमेल्स को भी उनके हुकूक अदा दिए गए और उनको आज़ादी दी गई। मतलब ये आज़ादी कि अगर वो नहीं चाहती बच्चे पैदा करना तो उनसे बच्चे पैदा नहीं करा। उनको बोलने का हक है, उन्हें जॉब करने का भी हक है, वो हर काम करेंगी जो वो चाहती हैं। और मर्द हज़रात अगर उन पे जुल्म करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, आज भी ये रूल बेल्जियम में, अगर फीमेल अपने हस्बैंड की कंप्लेन कर दे या बॉयफ्रेंड की तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। उसी दौरान इन लोगों ने गेज़ और लेस्बियन के हुकूक पर भी काफ़ी ज़्यादा जैसे ज़ोर दिया और उनको भी हुकूक दिए गए कि गे और लेस्बियन भी यहाँ पर रहना चाहिए। वैसे हमारे मज़हब में तो इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उनके भी हुकूक को लेकर, मतलब उन्होंने इनके हुकूक को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इन लोगों ने ये सब सेटअप कर लिया और फिर इनको पता चला कि लोग जो है पैसा वैसा कमाने लग गए हैं, लेकिन अभी भी सेट नहीं हो पा रहे हैं। पैसा जो है वेस्टेज हो रहा है, मतलब लोग अभी भी परेशान हैं। तो फिर इन्होंने एनएसएसओ का एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें इन लोगों ने जॉब के ऊपर टैक्स लगा दिया। मतलब जो भी इंसान जॉब करेगा ना, ऑफिशियल वो भी, तो वो टैक्स ज़रूर पे करेगा। तो टैक्स की एक अमाउंट थी स्पेशल जो वो देनी होती थी गवर्नमेंट को नहीं, एनएसएसओ को। खैर वो गवर्नमेंट को भी दी जाती थी। और फिर इस तरीके से जो पैसा था वो टैक्स का ये लोग जमा रख लेते थे और जमा रखने के बाद इन्होंने 4 डिपार्टमेंट्स बनाए, या ये समझ लें कि 4 तरह के मनी सेविंग जो है अकाउंट्स रेडी किए हर उस इंसान के जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, चाहे वो जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, ठीक। और उसके बाद उन चारों के जो मतलब इन्होंने अपने अकाउंट सेट किए थे। एक अकाउंट था फ्री हॉस्पिटलिटी का, कि आपकी हॉस्पिटलिटी जो है वो बिल्कुल फ्री होगी। मतलब आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो एडमिट होना है, आपका जो भी इलाज होना है वो सब बिल्कुल फ्री में होगा, लेकिन बिल जो है आपको 1, 2 या 3 महीने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने फ्री हॉस्पिटलिटी रखी क्योंकि आपको एंट्रेंस पे कोई बिल नहीं देना हॉस्पिटल में। नंबर 2 इन्होंने ये रखा पेंशन सिस्टम, के बुढ़ापे में जाके अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं या बूढ़े होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, खाने को नहीं होता, तो एक उनके लिए रखा बैंक का अकाउंट के जिसमें टैक्स के पैसे जो है वो उनके लिए जमा किए जाएंगे। नंबर 3 जो इन्होंने रखा एक इसके लिए रखा जो बेरोज़गार हो जाते हैं लोग किसी भी वजह से, चाहे वो डिसेबल हो गए या एक्सीडेंट हुआ, किसी भी रीज़न से वो बेरोज़गार हो जाते हैं, तो एक उनके लिए उन्होंने रखा कि उनके टैक्स का पैसा जमा करके उन्हीं को रिटर्न कर दिया जाए कि बेरोज़गारी के वक्त, क्योंकि बेरोज़गारी की वजह से ऐसी बात है, पैसा नहीं होगा तो खाएगा कहाँ से इंसान। और चौथा जो उन्होंने अकाउंट रखा वो रखा चाइल्ड बेनिफिट के लिए, मतलब कि जो बच्चे हैं उनका हक है कि उनके ऊपर पैसा सही अमाउंट में ख़र्च किया जाए। तो चाइल्ड बेनिफिट का यही मतलब होता है जो हमें यूरोप में मिलता है कि लाइक आप लोग जो है आपको वो पैसा दिया जाएगा कि वो बच्चों पे ही खर्च करना है, उनके खाने पीने पर, उनके कपड़े लत्ते पर, उनके स्कूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें लेनी है उसके ऊपर। तो इस तरीके से बेल्जियम एक वेल डेवलप कंट्री बन गया। अच्छा, बेल्जियम में क्या क्या फ़ेमस है? बेल्जियम का गोल्ड एंड डायमंड बहुत फेमस है। लोग इसको ख़रीदने के लिए दूर दूर से आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वगैरह होते हैं। बेल्जियम इस मामले में बहुत फेमस है और बेल्जियम की चॉकलेट्स भी बहुत फेमस हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स भी आपको वैरायटी के हिसाब से बहुत मिल जाती है, बहुत टेस्टी होती हैं। इसके अलावा बेल्जियम विजिटिंग प्लेसेस के हिसाब से भी बहुत फेमस है। विजिटिंग प्लेसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्लेसेस मिल जाएंगे, लेकिन जस्ट लाइक पाकिस्तान के पार्क्स होते हैं और कुछ अलग चीज़ें होती हैं, सी व्यूज़ वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ नहीं मिलती। यहाँ पे लेक है और म्यूज़ियम्स हैं और विजिटिंग प्लेस में बस हिस्ट्री से रिलेटेड प्लेसेस हैं और ज़्यादा ज़ू होते हैं। तो इतने ख़ास यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं होती, लेकिन यहाँ के लोगों का जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे ही है इंटरेस्ट। देखें, आपने बेल्जियम की हिस्ट्री सुनी, आपको पता चला होगा कि बेल्जियम के क्या हालात थे। बहुत ही बुरे हालात थे उस वक्त 18वीं 19वीं सदी में, लेकिन ये 21वीं सदी के अंदर 20वीं सदी में बेल्जियम एक वेल डेवलप कंट्री के तौर पर सामने आया, जो कि इनके यानी कि उस वक्त के लोगों के इनकलाब की वजह से आया। यानी उन्होंने रेवोल्यूशन की थी, इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी या अपने हुकूक के लिए उन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो अगर वो लोग उस वक्त ये सब कोशिशें ना करते तो क्या बेल्जियम एक वेल डेवलप कंट्री बनता? मैं फिर इसी हिसाब से पाकिस्तान के बारे में सोचती हूँ कि अगर पाकिस्तान में भी आज इनकलाब आए, लोग अपने हक़ के लिए लड़ें और आवाज़ उठाएं, तो क्या पाकिस्तान को सब कुछ नहीं मिलेगा? क्या पाकिस्तान एक वेल डेवलप कंट्री नहीं बनेगा? लेकिन
उस वक्त का दौर अलग दौर था, आज का दौर अलग दौर है। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है रेवोल्यूशन, लेकिन नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे मैं यही कहूँगी, इसके बाद से ये हुआ है 21वीं सदी में कि हर चीज़ को कंप्यूटराइज कर दिया गया और हर चीज़ आप देखते हैं कि साफ़ सुथरी कर दी गई। यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन रख दिए गए और बेल्जियम को उन्होंने वेल डेवलप कंट्री सेट कर दिया। बेल्जियम असल में फ्रांस और हॉलैंड और जर्मनी और लुक्समबर्ग, इन चारों कंट्रीज़ के बिल्कुल मिड में एक कंट्री है। बहुत छोटा सा कंट्री है, इतना छोटा जितना पाकिस्तान के अंदर कराची नाम का एक सिटी है जी। कराची नाम की सिटी से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, मैप में आप कराची को देखें तो बस इतना सा है बेल्जियम, यानी बहुत छोटा सा ये कंट्री है। बेल्जियम में 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 टाइप की हैं, फ्रेंच है, डच और जर्मन है। फ्रेंच जो है वो ब्रुसेल्स में बोली जाती है। ब्रुसेल्स जो है वो कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पार्लियामेंट भी है। और जो फ्लैमिश रीजन है वहाँ, इस रीजन में बोली जाती है डच एंड फ्रेंच। और इसके साथ ही एक है वैलोनिया रीजन। वैलोनिया रीजन के अंदर जर्मन एंड फ्रेंच बोली जाती है। अच्छा, वैलोनिया रीजन कहाँ है? वैलोनिया रीजन असल में बेल्जियम के अगर आप 2 पार्ट कर दें, ओनली 2 पार्ट्स, ठीक है, उसमें से उन दोनों पार्ट्स में छोटा सा अगर 2 हिस्से अलग कर दें तो वो ब्रुसेल बन जाता है, यानी कि सिटी बन जाता है। और एक हिस्सा जो है वो फ्लैमिश रीजन कहलाता है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ ज़्यादातर फ्लैमिश लोग रहते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो कहलाता है वालोनिया रीजन। वालोनिया जो है वो उधर जर्मन और डच बोली जाती है ज़्यादातर, जर्मन और फ्रेंच बोली जाती है ज़्यादातर। और जो फ्लैमिश है यहाँ पर फ्रेंच एंड डच बोली जाती है। तो यहाँ मोस्टली जो होती है वो डच ही लोग बोलते हैं, फ्रेंच इतनी ज़्यादा नहीं बोलते हैं। और जो ये फ्लैमिश रीजन है इसके सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े और फेमस सिटीज़ हैं, जिसमें आंतवर्पन, मैखलन, सेंट क्लास ये आते हैं। और हम लोग आंतवर्पन सिटी में रहते हैं, जो कि बिगेस्ट सिटी है पूरे बेल्जियम का। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम भी, और यहाँ लोग जो है वो वर्क के लिए भी आते हैं। वैसे वर्क के लिए ब्रुसेल भी लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई भी और बहुत अमीर लोग भी रहते हैं। तो आंतवर्पन का जो सिटी है ये काफ़ी बिग एंड बिजी सिटी है। तो यूरोप की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोरक्कान्स रहते हैं, नंबर 2 पे तुर्की रहते हैं, और बाकी कंट्रीज़ के यानी कि अफ्रीका के लोग रहते हैं। मोरक्कान्स भी अफ्रीका के ही होते हैं, लेकिन ये वाइट जो है अफ्रीकी होते हैं, क्योंकि ये गोरे होते हैं। लेकिन हमें ये लगता था कि शायद बेल्जियम में भी सबसे ज़्यादा मोरक्कान्स ही रहते हैं, लेकिन हमें पता चला कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा इटली के लोग रहते हैं, उसके बाद फ्रेंच के लोग रहते हैं, और फिर कहीं जाके मोरक्कान्स और तुर्की रहते हैं। तो यानी मोरक्कान्स की तादाद काफ़ी कम है यहाँ। लेकिन अगर आप देखेंगे जब हमारे सिटी के अंदर, तो यहाँ ज़्यादातर मोरक्कान्स ही रहते हैं, ठीक है। और पूरे यूरोप में मोरक्कान्स फैले हुए हैं। बेल्जियम तामीर कैसे हुआ, मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये इस तरह का तो था नहीं, छोटे छोटे से कच्चे पक्के घर बने हुए होते थे। और जस्ट जो कैथोलिक लोग हैं उनके पास ही बड़े बड़े बंगले से या बड़े बड़े विला बने हुए होते थे। लेकिन अभी आप देखते हैं कि बेल्जियम के सड़कें, बेल्जियम के जो फुटपाथ्स हैं, और बेल्जियम में जो बसेस, ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, और इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये सब कैसे बनी? तो एक्चुअली हुआ क्या था उस दौरान, जब इन लोगों ने बेल्जियम को एक वेल डेवलप कंट्री बनाने का सोचा, तो इन्होंने सोचा कि जाहिर सी बात है हमें अपने कंट्री की कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स, रोड वगैरह बनाने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, अब आप पाकिस्तान को देखें तो कितना गंदा पाकिस्तान हो गया है, सड़कें वगैरह, घर वगैरह, हर चीज़ टूट फूट गई है। तो बेल्जियम का भी यही हाल था। तो इन्होंने जब सड़कें वगैरह तामीर करने का सोचा, घर बनाने का सोचा, और घरों के अंदर वो चीज़ें लाने का कि सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों के हिसाब से घर बनाने चाहिए, तो इन लोगों ने क्या किया, उस वक्त मोरक्कान से जो है मज़दूर बुलाए थे। लेबर जो थे वो मोरक्को से आए थे। मोरक्को असल में अफ्रीका का एक कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो बिल्कुल बराबर में है यूरोप कॉन्टिनेंट के, और स्पेन जो कंट्री है उससे जो है मोरक्को ज्वाइन होता है। मतलब स्पेन और मोरक्को जो है वो दोनों बहुत करीब हैं, जस्ट फासला है तो एक सी का, यानी समंदर का फासला है खाली। उस समंदर को अगर मोरक्कान जो है क्रॉस कर लें तो वो सीधा यूरोप में दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने मोरक्कान से मज़दूर बुलाए थे, और उन्हीं मज़दूरों ने इस पूरे बेल्जियम की कंस्ट्रक्शन में पार्ट लिया था। तो ये 19वीं सदी के मिड की बात है जब ये बेल्जियम तामीर होना शुरू हुआ था। उस दौरान काफ़ी सारे मज़दूर जो थे वो बेल्जियम में ही रुक गए थे, और उन्होंने ना जाने का फ़ैसला किया था। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि मज़दूर यूनियन नहीं जा रही है, तो उन्होंने एक रूल पास कर दिया कि जिसके पास जो है लीगल जो है वीज़ा है, वो जो है अपने पेपर से ले, यानी कि वो यहाँ का ID कार्ड बनवा ले।
तो जो लोग चाहते थे कि उनके आईडी कार्ड बन जाए वो यहीं रुक जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक वेल डेवलप कंट्री बनने वाला है। तो लोगों ने अपनी अपनी फैमिलीज़ को बुलाया, आईडी कार्ड्स बनवाए अपने, और जो नहीं चाहते थे यहाँ रहना वो यहाँ से चले गए वापस। लेकिन जो लोग यहाँ रह गए उन्होंने यहाँ रह कर अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया। जाहिर सी बात, एक नया नया कंट्री बना था, वहाँ पर अगर आप नया नया कारोबार स्टार्ट करें तो उसकी बहुत वैल्यू होती। तो इन लोगों ने यहाँ पर अपने अपने कारोबार स्टार्ट किए, ना सिर्फ कारोबार स्टार्ट किए बल्कि इनकी नस्लें भी यहीं पर आना शुरू हो गई, और मोरक्कान की चौथी नस्ल अब यहाँ चल रही है, अपना कारोबार है, अपना घर बार है। तो मोरक्कान यहाँ काफ़ी अमीर है। साथ ही तुर्की जो है उसके लोग भी यहाँ काफ़ी सारे, उनके भी अपने कारोबार से, उनके कारोबार इस तरह से हैं कि वो लोग खुद यूरोप का ही एक हिस्सा हैं, और इसीलिए वो लोग यूरोप के अंदर आने में उनको खैर वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी उस दौरान ये लोग किसी तरीके से यूरोप आ गए थे और यहीं पर रच बस गए। इसके अलावा यहाँ अफ्रीका के और भी बहुत से लोग रहते हैं, ब्लैक अफ्रीकी, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, नाइजीरिया से, गाना से और बहुत सारे कंट्री से, सोमालिया से हैं, और तुनीसिया के लोग भी यहाँ पर हैं, वो भी अफ्रीका से ही होते हैं। तो अफ्रीका के लोग यहाँ आपको बहुत मिल जाएंगे। इंडियन पाकिस्तानी भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन जस्ट लैंग्वेज की वजह से इंडियन पाकिस्तानी को यहाँ का माहौल या यहाँ पर रहना पसंद नहीं आता, क्योंकि पूरे यूरोप में डिफरेंट लैंग्वेज है और इंडियन और पाकिस्तानियों को ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलने का शौक़ होता है। डेट्स पर इंडियन पाकिस्तानियों को यहाँ रहना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। बट यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से, यहाँ इतनी महंगाई नहीं है जितनी दूसरे कंट्रीज़ में है। नेक्स्ट ये कि बेल्जियम के अंदर वेदर की बात करूँ तो ठंड बहुत रहती है। ठंड मोस्टली स्टार्ट अक्टूबर में ही हो जाती है, सितंबर में ही हो जाती है, और ये मार्च अप्रैल मई तक रहती है। वैसे तो जून जुलाई में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आती, हल्की सी गर्मी होती है कि आपको हल्का सा स्वेटर पहनना पड़ता है, मतलब ठंडी होती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे जून जुलाई में गर्मी आ जाती है। तो मोस्टली यहाँ 8 से 10 महीने ठंड रहती है। स्नो भी बहुत होती है यहाँ पर, यहाँ के लोग स्नो को बहुत इन्जॉय करते हैं, समर के वेदर को बहुत इन्जॉय करते हैं और स्नो के वेदर को इन्जॉय करते हैं। स्नो नॉर्मली दिसंबर जनवरी फरवरी में होती है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी स्नो होती है, लेकिन चूँकि आंतवर्पन बहुत बिजी सिटी हो गया है तो इसलिए यहाँ पर स्नो नहीं होती है, अब बहुत कम होती है, लेकिन गांव देहात के इलाकों में बहुत ज़्यादा स्नो होती है। साथ ही यहाँ बारिशें भी बहुत होती हैं, और इसी को देखकर, यानी स्नो, बारिश, ठंड को देखकर ही यहाँ के रोड वगैरह बनाए गए हैं, यहाँ की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, यहाँ पे घर बनाए गए हैं। और ये लोग अपनी हिस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं, अपनी लैंग्वेज से भी बहुत प्यार करते हैं। ये लोग काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, मतलब अगर आप इनसे मिलते हैं तो ये आपको गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं। खैर, बेल्जियम की हिस्ट्री से रिलेटेड और बेल्जियम आज कैसा है, बस इतना ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आप लोग से बेल्जियम से रिलेटेड और भी बातें शेयर करूँ, जो भी मुझे शेयर करनी होगी। यह वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो कर दिएगा, और अमेज़ॉन शॉपिंग लिंक से जो है मेरे शॉपिंग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।